एक जमीन, एक सभ्यता और एक कहानी जो शायद खुद समय से भी पुरानी है। एक सीधा सा सवाल है। एक जमीन और एक पहचान जो हजारों सालों से गढ़ी जा रही है, बन रही है, बदल रही है। आखिर इस जमीन का नाम भारत कैसे पड़ा? क्या हम इसे भारत के नाम से जानते हैं, या फिर इंडिया जैसा कि आज पूरी दुनिया इसे पुकारती है, या हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ जम्बूद्वीप? और हाँ, हिंदुस्तान, एक नाम जो फारस की हवाओं के साथ बहकर हम तक पहुंचा। हर नाम अपने आप में एक दरवाजा है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस देश की कहानी असल में इसके कई नामों में ही छिपी हुई है। हर एक नाम एक अलग दौर, एक अलग इतिहास और एक अलग नजरिए की खिड़की खोलता है। जरा सोचिए, इस जमीन का नामकरण भी अपने आप में एक पूरा सफर है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वैदिक काल में इसे कहा गया आर्यवर्त, हिमालय और विंध्याचल के बीच की वो पवित्र भूमि। फिर पुराणों का दौर आया और हमें कहानी मिली चक्रवर्ती सम्राट भरत की, जिनके नाम पर ये कहलाया भारत। और ये सिर्फ कहानी नहीं, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ये नाम पत्थर पर उकेरा हुआ मिलता है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के विशाल विस्तार को सम्राट अशोक के शिलालेखों में जम्बूद्वीप कहा गया। सदियां बीती, फारसी और अरब सिंधु नदी के पार आए। उनकी जुबान पर स का उच्चारण ह होता था, तो सिंधु से बन गया हिंदू और ये भूमि हो गई हिंदुस्तान। और आखिर में जब यूनानी आए तो उन्होंने सिंधु को अपनी भाषा में इंडस कहा, और उसी से दुनिया ने हमें इंडिया नाम दे दिया। कितने सारे नाम, और हर नाम के पीछे सदियों का इतिहास सिमटा हुआ है। लेकिन कोई भी देश सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से नहीं बनता, वो बनता है लोगों से। तो सवाल ये है कि वो कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस मिट्टी पर पहली बस्तियां बसाईं? हमारे पुरखे कौन हैं? मानव विज्ञानी बीएस गुहा ने हमारे पुरखों की तस्वीर को 6 मुख्य रंगों में बांटा है। कहते हैं सबसे पहले आए निग्रिटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, फिर उत्तर से मंगोलॉइड आए और पश्चिम से मेडिटरेनियन, जिन्हें हम आज द्रविड़ के नाम से भी जानते हैं। उनके बाद आए नॉर्डिक यानी आर्य, और साथ ही पश्चिमी ब्रेकिसेफल्स भी। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये वो महान इंसानी धाराएं हैं जिनके संगम से आज का ये विशाल भारतीय समाज रूपी महासागर बना है। इनमें से जो मेडिटेरेनियन या द्रविड़ प्रजाति थी, उन्हें भारत का महान निर्माता या बिल्डर कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि भारत की जो पहली शहरी सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसको स्थापित करने का श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। खेती, व्यापार और समंदर के रास्ते सफर करने की शुरुआत करने वाले भी यही लोग थे। और फिर आते हैं नॉर्डिक, जिन्हें हम आर्य भी कहते हैं। अगर द्रविड़ निर्माता थे, तो ये थे इस भूमि के दार्शनिक। इन्हें हिंदू सभ्यता और संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। और हाँ, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आर्य कोई नस्लीय शब्द नहीं है, बल्कि ये एक भाषाई पहचान है जो एक भाषा परिवार को दिखाती है। तो हमने जमीन की बात की, लोगों की बात की। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे और सबसे गहरे हिस्से पर, यहाँ की संस्कृति पर। एक ऐसी संस्कृति जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को अपनी आंखों के सामने मिटते देखा, पर खुद कभी नहीं मिटी। शायर मोहम्मद इकबाल ने इसी अमरता को क्या खूब शब्दों में पिरोया है। यूनानी, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। सोचिए, दुनिया की कितनी महान सभ्यताएं समय की धूल में खो गईं, लेकिन भारत की आत्मा आज भी धड़कती है। यही निरंतरता, यही कंटिन्यूटी इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो आखिर क्या है इस संस्कृति का राज? इसका राज एक शब्द में छिपा है, आत्मसात। ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत अनोखी शक्ति है कि वो बाहर से आने वाली संस्कृतियों के सबसे अच्छे तत्वों को अपने अंदर संभाल लेती है, उन्हें अपना बना लेती है, और ऐसा करते हुए अपनी मूल पहचान को और भी ज्यादा मजबूत कर लेती है। ये एक विशाल सागर की तरह है जिसमें कितनी ही नदियां आकर मिल जाती हैं, पर सागर सागर ही रहता है। और ये संगम, ये मेलजोल सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे हिंदुओं में मुंडन संस्कार होता है, तो मुस्लिम समाज में अकीका की रस्म है जिसमें वैसी ही झलक मिलती है। विवाह का उत्सव निकाह में भी दिखता है। आरती की भक्ति नमाज की इबादत से मिलती है, और व्रत का संयम रोजे में झलकता है। यही वो सांस्कृतिक समन्वय है जो इस जमीन की आत्मा है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग परंपराओं ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक साझा विरासत तैयार की। तो नाम,
लोग और संस्कृति, ये पूरा सफर हमें आखिर में इस सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत तक ले आता है। और वो ताकत है इसकी अनेकता, इसकी विविधता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बहुत खूबसूरती से संस्कृतियों का महासागर कहा था। और ये बात कितनी सच है। यहाँ शक, हूण, आर्य, द्रविड़, न जाने कितनी ही सांस्कृतिक नदियां आकर एक हो गईं। होली के रंग, ईद की सेवैयां और क्रिसमस की रौनक, ये सब उसी एक महासागर की खूबसूरत लहरें ही तो हैं। और इस अनेकता को अपनाने की, इसे स्वीकार करने की जड़ें बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि ये हमें ऋग्वेद के एक मंत्र तक ले जाती हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है सत्य तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सहिष्णुता और सबको साथ लेकर चलने का यही विचार भारत की पहचान का मूल आधार है। नाम, लोग और संस्कृति की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी लिखी जा रही है, हर पल। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, अनेकता की ये जो अनमोल विरासत हमें मिली है, वो आने वाले वक्त के तूफानों में हमारा सहारा बनेगी या हमें किसी और ही दिशा में ले जाएगी? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।